जान जान कहती मैनू दिल तोड़ जाना वे, दिल तोड़ जाना वे, दिल तोड़ जाना वे। हेलो डियर स्टूडेंट्स, चलिए आज हम शुरू करते हैं अपना सेट 2014 के शॉर्ट क्वेश्चंस। 2015 से लेकर 2019 तक के जो शॉर्ट क्वेश्चन थे वो हम जो हमारी लास्ट 2 वीडियो थी, 3 वीडियो थी, उनमें हम पढ़ चुके हैं। अभी हमारी आज लास्ट वीडियो होगी जो 3 सेट है 2014, 2013 और 2012 के, वो आज हम क्लियर कर लेंगे इसमें। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है इसमें, SnCl2 और SnCl4 में से कौन सा अधिक सहसंयोजी होगा, कारण सहित लिखिए। देखिए इसका केवल एक ही कारण होता है सहसंयोजी होने का, तो हम दोनों कंपाउंड को लिख लेते हैं। हमारे पास में एक क्या है, SnCl2 है, और जो दूसरा हमारे पास में है वो है हमारे पास में SnCl4। जब हम इसमें देखेंगे तो इसमें हमें जो आयन प्राप्त होगा धन आयन का वो है Sn2+, और जो इसमें हमें आयन प्राप्त होगा वो है हमारा Sn4+। ठीक है, Cl पे सेम चार्ज रहेगा इसमें भी और इसमें भी, मगर यहाँ Sn2+ है और यहाँ Sn4+ है। धन आयन का आकार जितना छोटा होता है उसकी ध्रुवण क्षमता उतनी ही अधिक होती है और यौगिक उतना ही अधिक सहसंयोजी होता है। तो इन दोनों में छोटा कौन है, SnCl4, ये है ना SnCl4, ये इसमें Sn4+ छोटा है, और जो SnCl2 है इसमें जो Sn2+ है वो बड़ा है। क्यों? क्योंकि इसने अपने केवल 2 इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं और इसने कितने दे रखे हैं, 4। तो जिसने जब इसने 4 इलेक्ट्रॉन दिए तो ये 4 इलेक्ट्रॉन देने के कारण कैसा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। और ये 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं इसने तो इसने कम दिए हैं, जिस कारण ये कैसा हो जाएगा, सॉरी ये बड़ा, ये छोटा रहेगा और ये बड़ा रहेगा। ठीक है, यहाँ इसमें Sn4+ आकार में बड़ा है, जिस कारण ये अधिक ध्रुवित करेगा और जो यौगिक होगा हमारा वो कैसा होगा, अधिक सहसंयोजी। इसके आंसर में भी हमने ये लिखा है कि SnCl2 और SnCl4 में SnCl4 अधिक सहसंयोजी होगा, क्योंकि SnCl4 में Sn4+ आयन, जबकि SnCl2 में Sn2+ आयन है। Sn4+ आयन छोटा है, धनायन का आकार जितना छोटा होता है उसकी ऋणायन को ध्रुवित करने की प्रवृत्ति उतनी ही अधिक होती है, अतः SnCl4 अधिक सहसंयोजी होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्वेश्चन नंबर 2 हमसे पूछा गया है, 6A समूह के तत्वों में से केवल सल्फर ही श्रृंखलीकरण प्रदर्शित करता है, क्यों और क्यों नहीं करते हैं। तो देखिए सल्फर में एक विशेष गुण होता है, वो होता है जो सल्फर होता है वो अधिक से अधिक 6 परमाणुओं से जुड़ जाता है। ठीक है, और जो इसके 6 के 6 बंध होते हैं वे 6 के 6 बंध इसके कैसे हो जाते हैं, मजबूत, कमजोर बंध नहीं बनाता है। तो वे इसके 2 कारण हैं। अभी किसी भी श्रृंखला में जुड़ सकता है, सीधी श्रृंखला में भी जुड़ सकता है, ये पार्श्व श्रृंखला में जुड़ सकता है और चक्रयुक्त श्रृंखला में भी जुड़ सकता है। ठीक है, किसी परमाणु के द्वारा समान परमाणुओं की लंबी श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति श्रृंखलीकरण कहलाती है। सल्फर परमाणु अधिक से अधिक 6 सल्फर परमाणुओं के द्वारा बंध बना सकता है। ये श्रृंखलाएं सीधी, पार्श्व या चक्रयुक्त हो सकती हैं। इसके स्थायित्व के कारण सल्फर परमाणु के मध्य प्रबल बंध का बनना है। ठीक है, अब ये जो श्रृंखलाएं हैं ये ऐसी भी हो सकती हैं जिसमें केवल सल्फर से एक सीधी श्रृंखला के रूप में जुड़ा हुआ हो, एक सीधी श्रृंखला बना ले इस टाइप से, या फिर इसमें पार्श्व श्रृंखलाएं हो जाए। ये सीधी श्रृंखला है, पार्श्व श्रृंखला में ऐसा होगा इसमें से और जुड़ जाएंगे, S ये छोड़ दीजिए, अब जोड़ लीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, S जुड़ जाएगा, फिर S जुड़ जाएगा, इसमें से भी S जुड़ जाएगा। ठीक है, ये हमारी क्या चीज हो जाएंगी, ये साखित श्रृंखला साखित श्रृंखलाएं हमारी हो जाएंगी। और जो चक्रयुक्त श्रृंखलाएं होती हैं वे ऐसे होती हैं, जैसे कि एक चक्र बना देंगे इस टाइप से। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो चक्रयुक्त श्रृंखलाएं होंगी, और जो सल्फर होता है वो अधिकतर एसेट के रूप में ही पाया जाता है। जो एसेट है वो भी क्या है, एक चक्रीय श्रृंखला है इस टाइप से। फिर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो हमसे पूछा गया है, कारण सहित बताइए कि NaCl जल में विलय है जबकि CHCl3 नहीं। एक जल में विलय है और दूसरा जल में विलय नहीं है। तो ध्यान से देखिएगा, जल एक कैसा यौगिक है जो H2O है। इसके मैं गुण बता देता हूँ कौन कौन विलय होंगे इसमें। जल एक ध्रुवीय विलायक है, ठीक है, जल एक ध्रुवीय विलायक है और इसमें हाइड्रोजन बंध भी पाए जाते हैं। अब याद रखिएगा, जो जो यौगिक ध्रुवीय होंगे या जिनमें हाइड्रोजन बंध पाए जाएंगे वे इसमें विलय हो जाएंगे। ठीक है, NaCl क्या है, एक ध्रुवीय आयनिक यौगिक है, जबकि CHCl3 कैसा है,
अध्रुवीय यौगिक है। अब अध्रुवीय यौगिक है तो अध्रुवीय विलायक में घुलेगा, न कि ध्रुवीय विलायक में। तो यहाँ ये H2O में नहीं घुलेगा और ना ही इसमें हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। अगर इसमें हाइड्रोजन बंध भी पाए जाते तो ये जल में घुल जाता, मगर इसमें ऐसा नहीं है। ठीक है, अब CHCl3 नहीं घुलेगा, NaCl घुलेगा। इसका कारण यही है, अब हमने आंसर में भी ये लिख रखा है, ध्रुवीय आयनिक यौगिक जल के संपर्क में आने पर अपने आयनों में वियोजित हो जाते हैं, जबकि अध्रुवीय यौगिक जल के संपर्क में आने पर अपने आयनों में वियोजित नहीं होते हैं। यही कारण है कि NaCl जल में घुल जाता है जबकि CHCl3 नहीं, एक घुलेगा और दूसरा नहीं घुलने का है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में HF बंध के लिए प्रतिशत आयनिक लक्षण हमें ज्ञात करवाया हुआ है। ये क्वेश्चन केवल एक ही बार आया हुआ है, बार बार आया हुआ नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, मगर बोर्ड में आया हुआ है तो इस वजह से इसे भी हम पढ़ लेंगे। ठीक है, HF बंध के लिए प्रतिशत आयनिक लक्षण ज्ञात कीजिए। HF के लिए इन्होंने हमें μA का मान दे रखा है। ठीक है, तो μA नोट कर लेंगे, ये रहा हमारे पास में 1.92 D, और हमें एक बंध लंबाई दे रखी है HF बंध के लिए, कितनी दे रखी है 0.92, तो ये D का वैल्यू है। ठीक है, ये एंगस्ट्रॉम में दे रखी है, सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। और अब हमें निकालना है इसमें संभावित द्विध्रुव आघूर्ण μB भी निकलता है E इंटू डी से। ये तो हमें फिक्स वैल्यू दे रखी है म्यू की, अब हमें μB निकालना है, संभावित कितना हो सकता है। ठीक है, ये तो प्रायोगिक मान इन्होंने फिक्स करके दे दिया, संभावित कितना हो सकता है, ये होता है E इंटू डी। ई की वैल्यू कितनी होती है 4.8 इंटू 10 की पावर -1, और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे किसमें, डी में, दोनों की मल्टीप्लाई करके किसकी वैल्यू निकाल लेंगे μB की। μB की वैल्यू निकालने के बाद में आयनिक प्रतिशतता हमें इसकी निकालनी है, तो μA अपॉन μB इंटू 100 मल्टीप्लाई कर देंगे, करने के बाद में हमारा जाएगा 43.4%। फिर इसके बाद में हमें क्वेश्चन नंबर 5 देखना है। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, डाइबोरोन निम्न में से किसके साथ क्रिया करता है। तो पहली अभिक्रिया हमें करानी है इसकी क्लोरीन इससे अमोनिया से, और दूसरी अभिक्रिया हमें इसकी करानी है काहे से, क्लोरीन से। ठीक है, अब इसे आप यहाँ ध्यान से देखिएगा, जब हम इसकी अभिक्रिया करा देंगे तो अभिक्रिया कराने पे क्या होगा। जब हम अभिक्रिया कराएंगे अमोनिया से तो अमोनिया से अभिक्रिया कराने पे बन जाएगा बोराजोल, और अगर क्लोरीन से अभिक्रिया कराएंगे तो क्लोरीन से अभिक्रिया कराने पे बन जाएगा बोरोन ट्राई क्लोराइड BCl3। ठीक है, इसके बाद में ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका फिर दोबारा से रिपीटेशन हो रहा है। निम्नलिखित स्पीसीजों में से अनुचुंबकीय तथा कौन कौन प्रतिचुंबकीय है, कारण सहित लिखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार भी इसके आने के पूरे चांस है। ठीक है, नहीं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो जो लास्ट की वीडियो है उनमें समझाया हुआ है, वहां से इन्हें देख लीजिएगा। फिर इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 7, 4f कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन है और हमसे पूछा गया है NML के लिए संभावित मानों की गणना कीजिए। अब NLM के क्या संभावित मान हो सकते हैं उसे हम समझ लेते हैं। हम लिख लेते हैं इसमें 4f1, तो n की वैल्यू तो वो होती है जो सबसे शुरू में लिखी हुई होती है, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी यहाँ 4। L बराबर होता है SPDF के लिए, तो यहाँ L की वैल्यू आ जाएगी 3, और यहाँ जो M की वैल्यू है वो आ जाएगी -3, और जो S की वैल्यू होगी वो आ जाएगी प्लस का 1/2। कैसे निकल गई है N की वैल्यू, तो इससे पता चल जाएगी जो इसके सामने लिखा हुआ है। L की वैल्यू निकालने के लिए आपको ऐसे लिखना पड़ेगा SPDF। S के लिए हमेशा 0, P के लिए 1, D के लिए 2 और F के लिए 3। तो कितनी होगी F के लिए 3, क्योंकि इसमें F है। और M की वैल्यू जब हमारे पास में F है तो F कक्षक को बनाना पड़ेगा हमें। जब हम F कक्षक को बना लेंगे तो हमें इसे बांटना भी पड़ेगा, 3, 4, 5, 6, 7, बीच के नीचे 0, +1, +2, +3, -1, -2, -3। पहला ही इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा तो -3 के नीचे आया हुआ, तो कितना जाएगा -3। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के नीचे जो वैल्यू होगी वो M की वैल्यू होगी, और S की वैल्यू अगर इलेक्ट्रॉन का मुंह पर को है तो प्लस का 1/2, और अगर किसी कारणवश भर के नीचे हो जाता तो फिर माइनस का 1/2। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 है, बोरान हैलाइड में BX बंध की दूरी का मान अपेक्षित मान से कम होता है, विवेचना कीजिए। तो इसका कारण होता है केवल और केवल मजबूत पाई X बॉन्डिंग। ठीक है, जो BX बॉन्डिंग है उसमें पाई बॉन्डिंग पाई जाती है, जिस कारण वे क्या काम करते हैं, संरचना का, इनकी जो संरचना होती है वो भी बदल जाती है। संरचना कैसी हो जाती है, त्रिभुजाकार, और इनकी जो बंध दूरी है वो भी घट जाती है। NH3H2 और HF के असामान्य क्वथनांक होते हैं, क्यों? ऐसा क्या कारण है कि इनके जो क्वथनांक होते हैं वे असामान्य होते हैं? उसका एक कारण होता है, इन तीनों के तीनों में, NH3 में भी, H2O में भी, और जो हमारे पास में ये HF है इसमें भी, इन तीनों के तीनों में ही
हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड मतलब हाइड्रोजन बंध, और हाइड्रोजन बंध पाए जाने के कारण ये तीनों के तीनों ही अपने जो क्वथनांक है उससे उच्च क्वथनांक प्रदर्शित करते हैं, और सबसे ज़्यादा जो क्वथनांक प्रदर्शित करता है वो करता है H2। H2O के बाद में करता है HF, और HF के बाद में करता है NH3। क्यों? क्योंकि इसमें सबसे मजबूत प्रबल हाइड्रोजन बंध बनते हैं, इसके बाद में इससे कमजोर इसमें, और सबसे कमजोर NH3 में, मगर तीनों के तीनों में ही बनते हैं। यही कारण है कि ये असामान्य क्वथनांक प्रदर्शित करते हैं। फिर इसके बाद में हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 10। अब जो क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे तो जो क्वेश्चन नंबर 10 है इसमें हमें एक वैल्यू दी हुई है। वो वैल्यू दी हुई है हमें कुछ परमाणुओं की, जैसे कि दिया हुआ है Ne, और Ne के साथ में O2 माइनस, Na प्लस, F माइनस, Mg2 प्लस, ये इस प्रकार की वैल्यू हमें दी हुई है। तो यहाँ देखिए जो Na परमाणु है इसमें कक्षाओं की संख्या कितनी है? 2। O2 माइनस में भी 2 है, Na प्लस में भी 2 है, F माइनस में भी 2 है, Mg2 प्लस में भी कितनी है? 2। इलेक्ट्रॉन हर किसी में कितने हैं? सेम 10 इलेक्ट्रॉन है, मगर प्रोटोनों की संख्या अलग अलग है। अभी याद रखिएगा, जिसमें प्रोटॉन सबसे अधिक होंगे उसका आकार सबसे छोटा। तो 1 पे कौन सा आ जाएगा? ये 12 वाला। 2 पे कौन सा आ जाएगा? ये 11 वाला। फिर 10 वाला, फिर 10 के बाद में 9 वाला, ये ठीक है नहीं 4, और फिर सबसे लास्ट में कौन आएगा? ये 8 वाला। मतलब सबसे बड़ा जो आकार है वो किसका है? O2 माइनस का। इसी आकार से हम इन्हें क्रम में लिख देंगे। फिर इसके बाद में है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर सेट 2013 में। आइए सेट 2013 करना शुरू करते हैं। तो सेट 2013 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा, बताइए कि क्यों समूह में विद्युत ऋणात्मकता नीचे की ओर घटती है। अब मैं आपको विद्युत ऋणात्मकता पहले ही समझा चुका हूँ, एक बार फिर समझा देता हूँ। विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? हमारे पास में कोई परमाणु है, ठीक है, इसके चारों ओर ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। अब जो ये है इसका ये सबसे बाह्य कोश है, ये है सबसे इसका बाह्य कोश। इस बाह्य कोश में हमें डालना है एक इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन डालने के लिए जितनी हमें इसमें ऊर्जा चाहिए, ठीक है नहीं, एक इलेक्ट्रॉन डालना है, और इलेक्ट्रॉन डालने के लिए हमें क्या देनी पड़ेगी? ऊर्जा। तो एक इलेक्ट्रॉन डालने के लिए जो हमें ऊर्जा देनी पड़ेगी वो ऊर्जा ही हमारी क्या होती है? विद्युत ऋणीयता होती है, ठीक है नहीं। ठीक है, एक काम करिए, विद्युत ऋणीयता नहीं होती है ये होती है इलेक्ट्रॉन बंधुता। सॉरी, ये होती है इलेक्ट्रॉन बंधुता। ध्यान से नहीं देखा। विद्युत ऋणात्मकता अलग लक्षण है और इलेक्ट्रॉन बंधुता अलग है। ये जो मैंने भी आपको समझाया है ये होती है इलेक्ट्रॉन बंधुता, न कि विद्युत ऋणीयता। चलिए विद्युत ऋणीयता भी क्लियर कर लेते हैं। विद्युत ऋणीयता क्या होती है? जब किन्हीं दो परमाणुओं के मध्य सहसंयोजी बंध बनता है, जैसे कि H और Cl के मध्य बन गया, तो दोनों परमाणुओं द्वारा इस सहसंयोजी बंध में जो इलेक्ट्रॉन प्रयुक्त होते हैं इन्हें आकर्षित करने की प्रवृत्ति कहलाती है विद्युत ऋणीयता। ये दोनों परमाणु जो इस इलेक्ट्रॉन पे अपना बल लगाएंगे इसे आकर्षित करने के लिए, तो जो आकर्षित करने की जो इनका जो गुण है वही हमारी क्या होती है? विद्युत ऋणीयता होती है। लिखा हुआ है विद्युत ऋणता, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या विद्युत ऋणीयता एक ही वर्ड है, ठीक है। तो यहाँ जो विद्युत ऋणीयता है वो किसकी अधिक है? Cl की, और H की कैसी है? कम। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो किसकी ओर को खिसक जाएगा? Cl की ओर को। तो यहाँ H पे क्या आ जाएगा? डेल्टा प्लस, और Cl पे क्या आ जाएगा? डेल्टा माइनस, ठीक है, इस टाइप से। ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ, ये लास्ट की वीडियो में पढ़ाई हुई है। और जो ये वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इस टाइप का क्वेश्चन हमने भी पढ़ा है। बस यहाँ क्या है, इन परमाणुओं में जितने हमें दिए हुए हैं इनमें कक्षाओं की संख्या अलग अलग है। जब इनमें कक्षाओं की संख्या अलग अलग है तो हमें ज़्यादा ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। भाई जिसकी कक्षा सबसे ज़्यादा है वो सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा तो ये है, फिर इससे छोटा ये है दूसरे नंबर पे, इससे छोटा ये है तीसरे नंबर पे, और सबसे छोटा कौन है? C। तो हम क्रम इनका लिख देंगे, कोई हमें हार्डनेस नहीं होगी। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्लोरीन से कम होता है, क्यों? इसका कारण ये है कि एक तो फ्लोरीन का जो परमाणु आकार है वो कैसा होता है? बहुत ही छोटा, और दूसरा ये है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक घनत्व होता है वो कैसा होता है? बहुत ही अधिक, जिस कारण इलेक्ट्रॉन होते हैं पास पास और इलेक्ट्रॉनों के मध्य लगता है प्रतिकर्षण, ठीक है। तो इसकी जो कुछ ऊर्जा रहेगी इसमें इलेक्ट्रॉन बंधुता में, कुछ ऊर्जा तो इलेक्ट्रॉनों के मध्य प्रतिकर्षण में ही व्यय हो जाती है, जिस कारण इसकी जो विद्युत ऋणीयता इलेक्ट्रॉन बंधुता है उसका मान क्लोरीन से कैसा होता है? कम। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये हमसे पूछ रहा है कि किस आयन की ध्रुवीकरण क्षमता अधिकतम है। तो यहाँ जो सबसे अधिक ध्रुवीकरण क्षमता है वो किसकी है? Li की है। क्यों? क्योंकि धनायन का आकार जितना छोटा होगा उसकी ध्रुवण क्षमता उतनी ही अधिक होगी, और आकार जितना बड़ा होगा उसकी ध्रुवण क्षमता उतनी ही कम होगी। तो क्रम ऐसे चलेगा यहाँ से लेके यहाँ तक, लिखा हुआ भी हमने इसमें यही है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा इसमें,
निम्नलिखित आयनों को जल में विद्युत चालकता निम्नलिखित आयनों की जल में विद्युत चालकता को घटते हुए क्रम में लिखिए। तो याद रखिएगा सबसे जो अधिक विद्युत चालकता होती है वो किसकी होती है, Cs+ की। क्यों? क्योंकि जो धात्विक लक्षण है वो ऊपर से नीचे चलने पर किसी भी वर्ग में बढ़ता है। तो यहाँ Cs की सबसे अधिक होगी और Li+ की सबसे कम। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, दर्शाइए कि सैलिसिलिक अम्ल और अमोनिया में किस प्रकार की बंधुता है। अब हमें बंधुता दिखानी है, ठीक है। तो बंधुता में ध्यान से देखिएगा, दोनों के दोनों में पहले तो पाए जाते हैं हाइड्रोजन बंध। ये अमोनिया में पाया जाता है अंतर अणुक, जबकि सैलिसिलिक अम्ल में पाया जाता है अंतरा अणुक। अंतर अणुक और अंतराणुक समझ लीजिएगा। जो अंतराणुक होता है वो बॉन्ड तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं अणुओं के अंतर से, एक H दूसरा H और ये तीसरा H, ठीक है। फिर इस टाइप से बनेंगे, तो हो सके ये किसी और से जुड़ जाए, ये इससे जुड़ जाएगा, ये इससे जुड़ जाएगा, किसी और से जुड़ जाएगा, फिर ये अगले किसी और से जुड़ जाएगा, इस टाइप से, ठीक है। ये भी ऐसे जुड़ा हुआ रहेगा। और जो अंतर अणुक होते हैं, ये तो अंतर अणुक हो गए, और जो अंतर अणुक होते हैं वे बनते हैं कुछ इस टाइप से, जैसे कि हमें बनाना था सैलिसिलिक अम्ल, ठीक है। कुछ इस टाइप से होते हैं, जैसे कि हमारे पास में यहाँ नाइट्रोफिनॉल था ये, तो यहाँ होता है N से जुड़ा हुआ होता है O, तो इस O और H के बीच में बन जाएगा बॉन्ड, तो ये होता है अंतर अणु, ठीक है। वो अंतराणुक है, अणुओं के अंतर से बन रहा है, और ये अंतर अणुक है, किसी एक ही अणु में बन रहा है। और सैलिसिलिक और ये दोनों के दोनों जो अमोनिया है ये पौधे के विकास में सहायक होते हैं। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 है, NH3 की अभिक्रिया करानी थी हमें H2Cl2 से, कंप्लीट नहीं था, अनकम्प्लीट था, कंप्लीट करना है, इसमें रिएक्शन पूर्ण करनी थी। तो जब हम NH3 की अभिक्रिया किससे कराएंगे, सल्फर मोनोक्लोराइड से, तो हमें प्राप्त हो जाएगा टेट्रा सल्फर टेट्रा नाइट्राइड। दोनों अभिक्रियाओं में सेम उत्पाद प्राप्त होगा, बस केवल जो साल्ट प्राप्त हो रहा है वो अलग अलग होगा। यहाँ अमोनियम क्लोराइड होगा और यहाँ क्या होगा, HCl अम्ल बन जाएगा। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 है, मेटल कार्बाइड के औद्योगिक उपयोगों को संक्षेप में वर्णन कीजिए। पहले नंबर पे हमने इसमें लिखा है, क्वेश्चन नंबर जो इसका 1 पॉइंट है, कि इसका उपयोग विद्युत भट्टी में अस्तर के रूप में किया जाता है। अच्छा, विद्युत भट्टी क्या होती है, उनमें इलेक्ट्रिक आर्क होती है, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जिस कारण उनका टेम्परेचर बढ़ जाता है। और जो मेटल कार्बाइड्स होते हैं, जब इनका स्तर का उसमें प्रयोग किया जाता है तो ये अधिकतम ताप को भी सहन कर जाते हैं, अधिकतम ताप होगा उसे सहन कर जाएंगे। तो इस वजह से विद्युत भट्टी में इनके स्तर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, बोरोन कार्बाइड का उपयोग हीरे को काटने में, चट्टानों में छेद करने में किया जाता है। बोरोन कार्बाइड काफ़ी कठोर होता है, जिसका उपयोग इसे हीरे को काटने और चट्टानों में छेद करने में किया जाता है। जो कैल्शियम कार्बाइड होता है इसका प्रयोग किया जाता है एसिटिलीन के बनाने में। और जो सिलिकॉन कार्बाइड होता है इसका प्रयोग कांच को काटने, चाकू की धार तेज करने आदि में किया जाता है। नंबर 5 नंबर पे होता है टंगस्टन कार्बाइड, तेज गति से चलने वाले औजार बनाने में इनका उपयोग किया जाता है, ठीक है। अगर आपको इस क्वेश्चन में जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जिसमें केवल लैंग्वेज है, कुछ भी समझाने के लिए अतिरिक्त नहीं है, उन्हें आपको बार बार समझना पड़ेगा, बार बार दोहराना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन आपको याद भी नहीं करने हैं, याद भी नहीं करे जा रहे हैं, तो मैं इसके लिए भी आपको एक वीडियो बनाने वाला हूँ। दूसरी वीडियो भी मेरी एक अगली वीडियो आ जाएगी, वो वीडियो यही रहेगी कि बीएससी की तैयारी कैसे करें। तो तैयारी करने के लिए मैं आपको समझा दूंगा उसमें। फिर क्वेश्चन आ गया हमारे पास में, SnCl4 जलीय अपघटन हो जाता है SnCl4 का, जबकि CaCl4 का जलीय अपघटन नहीं होता है। तो SnCl4 का जलीय अपघटन हो जाता है, क्यों? क्योंकि इसकी संयोजकता होती है 6 और इसकी संयोजकता कितनी होती है 4। यहाँ तो 4 Cl से इसकी संयोजकता कंप्लीटली बैलेंस है, जबकि यहाँ 6 संयोजकता जो है इसकी, जो 6 संयोजकता है, 6 बैलेंसी है, वो पूर्ण रूप से बैलेंस नहीं है, जिस कारण ये अपने 2 बैलेंसी पूर्ण करने के लिए जल के अणुओं को सोख लेता है, जल के अणु द्वारा टूट जाता है। क्वेश्चन में इसका आंसर जो है वो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, आप यहाँ से इसे पढ़ लीजिएगा। कार्बन की अधिकतम संयोजकता का मान 4 होता है। CCl4 में कार्बन परमाणुओं क्लोरीन परमाणुओं द्वारा पूर्ण रूप से संतुष्ट है, किसकी? कार्बन की संयोजकता। अतः जल के साथ क्रिया नहीं करता, जबकि सिलिकॉन की अधिकतम संयोजकता का मान 6 होता है। और ऐसा ही Cl4 में क्लोरीन परमाणु द्वारा इसकी केवल 4 संयोजकता संतुष्ट होती है। 2 संयोजकताओं को संतुष्ट करने के लिए ऐसा ही Cl4 जल के 2 अणुओं को ग्रहण करके अपघटित हो जाता है। फिर इसके बाद में है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 10। फिर क्वेश्चन पूछ लिया कौन अधिक सहसंयोजी है, तो भाई कौन होगा? Be होगा, BeCl2 वाला, क्योंकि Be क्या है, आकार में छोटा है, Be2+ और Mg2+ आकार में बड़ा है। ये बड़ा है और ये कैसा है, छोटा, तो इसका यौगिक कैसा होगा? अधिक सहसंयोजी होगा। चलिए 2012 का सेट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। तो हमें तत्व दिए हुए थे इसमें, Mn2+ है,
Zn2 प्लस है, Cd2 प्लस है, Al3 प्लस है। याद रखिएगा जितने उसमें प्लस है उतने उसके बाद जो बाहर के कोष है उससे इलेक्ट्रॉन घटा देंगे, उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने नहीं आते हैं तो जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो फर्स्ट यूनिट की वीडियो भी अपलोड हुई है वहाँ से आप उसे देख सकते हैं, ठीक है। नहीं तो अगली आने वाली जो वीडियो होगी वहाँ से भी अपलोड होगी, वहाँ से भी आप इसे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्नलिखित तत्वों को उनकी परमाणु त्रिज्या के अनुसार घटते हुए क्रम में लिखिए। तो हम FCl Br को तो आराम से पहचान जाएंगे, FCl Br I यहाँ तक, क्योंकि ये सबसे छोटा है और ये सबसे बड़ा, तो यहाँ तो हम आराम से पहचान जाएंगे। हमने लिख दिया सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे भी छोटा। और ये जो हमारे पास में ये दिए हुए हैं हमें, ये इन्होंने, ये एक ही आवर्त के तत्व हैं, इनका जो आवर्त है वो एक ही है। अब आवर्त में देख लेंगे कौन पहला आ रहा है और कौन बाद में, जो बाद में आएगा वो छोटा है, जो शुरू में आएगा वो बड़ा है। अक्रियाशील गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान 0 होता है। क्यों होता है भाई? जो अक्रिय गैस होती हैं उनका जो बाह्य कोश होता है वो पूर्ण रूप से भरा हुआ होता है। अगर हम उस कोश में इलेक्ट्रॉन डाल देंगे तो इलेक्ट्रॉन डालने के बाद में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कहाँ चला जाएगा? अगली कक्षा में चला जाएगा। अगर हम इसमें इलेक्ट्रॉन डाल देंगे और कक्षा कैसी है? पूर्ण रूप से भरी हुई कक्षा, यदि पूर्ण रूप से भरी है और हम एक इलेक्ट्रॉन डाल देंगे तो इसमें तो जगह ही नहीं है, कैसे चला जाएगा इलेक्ट्रॉन? तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इस कक्षा की बजाय कहाँ चला जाएगा? अगली कक्षा में, ठीक है। तो इस वजह से इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान कितना होता है? 0, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डालने के लिए जगह ही नहीं होती है। O2 अनुचुंबकीय है, क्यों है? क्योंकि जो O2 अनुचुंबकीय है उसका एक कारण ये है, जब इसे हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से पढ़ते हैं, MOT से, तो इसमें क्या होता है, इसमें 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक 2p स्टार पाई स्टार 2p1 में और एक पाई स्टार 2pz में। तो 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ही इसमें। जब इसमें 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण ही क्या प्रदर्शित करेगा? ये अनुचुंबकीय गुण। H2O में बंध कोण NH3 के बंध कोण से कम होता है। क्यों भाई, क्यों होता है? ध्यान से देखिएगा। H2O में जो होते हैं वे 2 लोन पेयर होते हैं और लोन पेयर के मध्य प्रतिकर्षण होता है अधिक, ठीक है। प्रतिकर्षण अधिक होगा तो जो बॉन्ड एंगल होगा वो घट जाएगा, ठीक है, और आकृति अधिक विकृत होगी। जबकि NH3 में केवल एक लोन पेयर होता है और बाकी सब क्या होते हैं? बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के मध्य प्रतिकर्षण, लोन पेयर के मध्य प्रतिकर्षण से कम होता है, ठीक है। जिस कारण इसका बंध कोण कैसा रहेगा? अधिक रहेगा। और जो पल्ले वाला है इसका जो प्रतिकर्षण होगा वो कैसा रहेगा? अधिक। और जो बॉन्ड एंगल है वो कैसा रहेगा? कम, ठीक है। तो इसमें बॉन्ड एंगल अधिक रहेगा और इसमें कम रहेगा। प्रतिकर्षण इसमें अधिक होगा और इसमें कैसा होगा? कम। तो ये हमने इसमें लिख दिया है और ये सारा क्वेश्चन समझा रखा है। NH3 में n परमाणु पर केवल एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, जबकि H2O में ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। वेस्पर थ्योरी के अनुसार लोन पेयर ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और बॉन्ड पेयर सबसे नीचे आ जाएगा। तो यहाँ जो लोन पेयर है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन LP है और बॉन्ड पेयर क्या है? BP क्या है? बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जितने अधिक बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी यौगिक में उपस्थित होंगे उसमें उपस्थित परमाणुओं के मध्य उतना ही अधिक प्रतिकर्षण लगेगा। यही कारण है कि NH3 में बंध कोण 106 डिग्री 45 मिनट और H2O में बंध कोण कितना होता है? 104 डिग्री 27 मिनट। फिर इसके बाद में है हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 6, BeCl2 और MgCl2 में से कौन सा यौगिक अधिक सहसंयोजी होगा? कारण लिखिए। तो जो BeCl2 है इसमें जो Be2+ है और जो MgCl2 है इसमें Mg2+ है, तो अधिक सहसंयोजी कौन होगा? Be2+। और Mg2+ अधिक सहसंयोजी नहीं होगा क्योंकि इसका आकार बड़ा है और इसका आकार छोटा है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बोरोन तथा बेरिलियम में किसका आयनन विभव अधिक होगा और क्यों? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। इसमें बाहर का कोश पूर्ण रूप से भरा हुआ है जिसका उपकोश है, और कक्षा नहीं केवल उपकोश, ठीक है, एज उपकोश। इसमें जो पी उपकोश है वो ना तो पूर्ण रूप से भरा है और ना ही अर्धपूर्ण रूप से भरा है, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा। इससे कैसा होगा? कठिन होगा। तो ऊर्जा कैसी देनी पड़ेगी? अधिक देनी पड़ेगी। और ये पूर्ण रूप से भरा हुआ नहीं है तो ऊर्जा कैसी देनी पड़ेगी? कम। तो इसका ज़्यादा हो जाएगा और इसका कम हो जाएगा, ठीक है। थ्योरी में भी यही लिखा हुआ है कि बेरिलियम का प्रथम आयनन विभव बोरोन से अधिक होता है क्योंकि बोरोन की बाह्य कक्षा में एस उपकोश पूर्ण रूप से भरा है, जिसके फलस्वरूप यह अधिक स्थायी है। स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जबकि सल्फर के बाह्य कोश में उपस्थित पी कोश में स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है। इससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि इसमें बेरिलियम की प्रथम आयनन ऊर्जा बोरोन से अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इसमें Fe2+ और Fe3+ में किसका आकार कम है और क्यों? भाई Fe2+ कब बनेगा? जब Fe 2 इलेक्ट्रॉन देगा।
मगर Fe3+ कब बनेगा, जब Fe2+ में से एक इलेक्ट्रॉन और निकाल लेंगे। जिस परमाणु के पास में से आप जितने कम इलेक्ट्रॉन करते हुए चले जाएंगे उसका आकार उतना ही छोटा होता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालने से नाभिकीय आकर्षण बल बढ़ता है और नाभिकीय आकर्षण बल ही वह बल है जो इलेक्ट्रॉनों को बांध के रखता है। ये बल जितना मजबूत होगा इलेक्ट्रॉन का आकार, परमाणु का आकार उतना ही छोटा होगा, इलेक्ट्रॉन उतने ही पास होंगे। तो Fe3+ में से 3 इलेक्ट्रॉन गए हैं और Fe2+ में से 2, तो Fe2+ का आकार बड़ा होगा और Fe3+ का आकार छोटा होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, सोडियम का आकार सोडियम परमाणु से छोटा होता है जबकि क्लोरीन का आकार क्लोरीन परमाणु से, सोडियम आयन का आकार सोडियम परमाणु से छोटा होता है जबकि क्लोरीन आयन का आकार क्लोरीन परमाणु से बड़ा होता है। क्यों? जब सोडियम परमाणु से सोडियम आयन बनेगा तो एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटी, नाभिकीय आवेश बढ़ा तो परमाणु का आकार घटेगा। जबकि जब क्लोरीन से क्लोरीन आयन बनता है तो इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करने के बाद बनता है, ग्रहण करने के बाद बनता है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे, नाभिकीय आवेश घटा तो परमाणु का आकार बढ़ा। यह लिखा हुआ भी है, किसी परमाणु या आयन का आकार निम्नलिखित 2 कारकों पर निर्भर करता है, कक्षाओं की संख्या और दूसरा नाभिकीय आवेश। तो इसमें तो कक्षाओं की संख्या घट जाएगी, कितनी रह जाएगी 2, यहाँ कितनी है 3, तो अपने आप छोटा हो जाएगा। हिस्सा आपको समझ में आ गया होगा। और जो पॉइंट नंबर 2 है इसमें दूसरे को हम समझा सकते हैं इसे नाभिकीय आवेश से। ठीक है, जो Cl है इसमें नाभिकीय आवेश कैसा है, अधिक है, और इसमें कैसा है, कम। नाभिकीय आवेश कम होगा तो परमाणु का आकार बढ़ेगा। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 है, किस यौगिक में अंतर अणु हाइड्रोजन बंध है, इस बंध को टूटी हुई रेखाओं द्वारा दर्शाइए। तो यहाँ हमारे पास में एक तो ये है पैरा नाइट्रोफिनोल, मतलब नाइट्रोफिनोल, और दूसरा है हमारे पास में ऑर्थो नाइट्रोफिनोल अर्थात ओ नाइट्रोफिनोल, ये वाला। तो ये जो ओ नाइट्रोफिनोल है ये मैं अभी पहले बना के दिखा चुका हूँ आपको। इस ओ नाइट्रोफिनोल में होते हैं अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध, जबकि जो पी नाइट्रोफिनोल है इसमें होते हैं अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध। तो ये संरचना जो है वो किसकी है, ओ नाइट्रोफिनोल की है। और हमने इसमें लिखा भी है कि ऑर्थो नाइट्रोफिनोल में अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। किसी एक अणु में बनने वाले हाइड्रोजन बंध को अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध कहते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं, और जो क्वेश्चन इसमें मैं आपको छोड़ता हुआ गया हूँ मैंने लास्ट की जो 3 वीडियो पढ़ाई हैं उनमें है, अगर आपको फिर भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मैं अगर नेक्स्ट वीडियो में उनका समाधान कर दूंगा। और यहाँ जो हमारे पास में 2 क्वेश्चन हमारे छूट गए थे 2018 के सेट के, जो लास्ट वाले 2 क्वेश्चन थे वे भी हमने पढ़ रखे थे, पर एक बार उन पर फिर से दोहरा लेते हैं। वे हमारे छूटे हुए थे, हमने शुरू की वीडियो में वे नहीं पढ़े थे, तो उन वीडियो को हम पढ़ ले, उसे उन 2 क्वेश्चनों को भी अब हम रिपीटेशन में ले लेंगे और पढ़ लेंगे। 2018 के लास्ट के 2 क्वेश्चन छूटे हुए थे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 तो ये है कि जो O2 है वो अनुचुंबकीय होता है जबकि N2 होता है प्रतिचुंबकीय। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो जब हम O2 का आणविक विन्यास लिखेंगे, आणविक ऑर्बिटल विन्यास लिखेंगे, तो इसमें 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे। 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण ये कैसा हो जाएगा, अनुचुंबकीय। पर जब हम N2 का लिखेंगे तो N2 में कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हमें दिखाई नहीं देगा, तो ये कैसा हो जाएगा, प्रतिचुंबकीय। फिर फ्लोरोकार्बन क्या है, तो ये फ्लोरोकार्बन वाला क्वेश्चन मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ, या एंड में कोई से में समझाया होगा कि फ्लोरोकार्बन क्या होते हैं। फ्लोरोकार्बन क्या होते हैं, ये होते हैं हाइड्रोकार्बन के फ्लोरीन व्युत्पन्न। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ देखा, ये हमारे पास में क्या था, मेथेन, इसका ये था हमारे पास में क्लोरोफॉर्म, इसकी अभिक्रिया हमने HF से कराई तो क्या बन गया हमारे पास में है CHF2Cl, फिर करा दी तो फिर कराने पे हमें क्या बन गया C2F4। ठीक है, ये एक प्रकार का क्या है, ये हमारे पास में जो प्राप्त हुआ है ये क्या है, फ्लोरोकार्बन है। अब इसमें कोई क्वेश्चन ऐसा बचा हुआ नहीं है जो मैंने आपको नहीं कराया है, सारे क्वेश्चन इसके हो चुके हैं। ठीक है, इन क्वेश्चन में से अगर आपको अब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो उसे आप वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, नहीं तो अगर आपके पास में मेरा व्हाट्सअप नंबर है तो आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं।